महाराष्ट्र की सत्ता में ये कैसा महायुद्ध चल रहा है? कौन राम, कौन रावण और किसके हाथ में है असली तीर धनुष? एक तरफ मुख्यमंत्री फडणवीस हैं और दूसरी तरफ हैं एकनाथ शिंदे और ताबड़तोड़ एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं अहंकार है, रावण है जैसी बातें कहते हैं, बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं। तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस सीधे मंच से जवाब देते हैं, हम राम के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, लंका जला देंगे। उधर शिंदे के वरिष्ठ नेता और मंत्री दादा भूसे खुलकर कह देते हैं, अब आज भी जनता का असली मुख्यमंत्री शिंदे ही हैं और वही भविष्य में राज्य का नेतृत्व करेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि शिंदे की यह बगावती चाल किसी और के इशारे पर हो रही है? शिंदे को कोई रोक क्यों नहीं रहा है? क्या कोई अंदर ही अंदर फडणवीस को कमजोर करने का खेल खेल रहा है? और क्या शिंदे सिर्फ मोहरा है जबकि असली लड़ाई बीजेपी के भीतर है क्या? यही सब सुलझाएंगे आज। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, लगातार बयानबाजी हो रही है, एकनाथ शिंदे बोले, फडणवीस बोले और उनके मंत्री भी बोल गए। अब धीरे धीरे कहानी टूटन तक पहुंचेगी। अंकुर जी, अगर आप गौर करें तो पिछले साल जब सरकार बनी थी महायुति की, तभी से ये महायुद्ध चल रहा है। डे वन से, जब से शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब से वो नाराज हैं। फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उन्हें मनपसंद विभाग नहीं दिए गए। फिर उनके पार्टी के विधायकों को या मंत्रियों को मनपसंद विभाग नहीं दिए गए। फिर उनको फंड देने की बात पर गड़बड़ हुई। तो लगातार ये चल रहा है युद्ध, और शिंदे सेना नाराजगी अपनी व्यक्त करती रही है सार्वजनिक तौर पर। अब ये साल भर के अंदर ही इस मोड़ पर आ गया है कि दोनों पक्ष अब राम रावण युद्ध खेलने लगे। खुलेआम एक दूसरे को राम रावण कह रहे हैं, लंका जलाने की बात कर रहे हैं। और अब अगर शिंदे के लोग कहने लगे हैं कि वही असली मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि महायुति की क्राइसिस कितनी गंभीर हो गई है। लेकिन ये गंभीरता और तब बढ़ जाती है जब अगर आप इसके अंदर घुसते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार इस लड़ाई को रोकने की कोशिश अभी तक क्यों नहीं की गई। साल भर से आखिरकार क्या चल रहा है? क्यों नहीं हाई कमान, क्यों नहीं अमित शाह या मोदी या मोहन भागवत इस युद्ध को रोकने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं? और यही शक की सुई जाती है गृह मंत्री अमित शाह पर, क्योंकि अमित शाह इस पूरे मामले में, महाराष्ट्र के मामले में शुरू से खेल करते रहे हैं। वो लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि कैसे देवेंद्र फडणवीस को कट टू साइज किया जाए, और इसके लिए शिंदे से बेहतर मोहरा उनके पास कोई और नहीं है। शिंदे लगातार उनके पास जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन कभी ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने शिंदे को कहा है कि थोड़ा संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें, अपने काम से काम रखें। देवेंद्र फडणवीस को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो उनको अपने हिसाब से सरकार चलाने दें। इस तरह की नसीहतें कभी शिंदे को नहीं दी गई हैं। तो आखिरकार क्या वजह, और वो भी उन परिस्थितियों में जब बीजेपी अपने पैर पर खड़ी है, उसे बहुत ज्यादा बाहर की मदद की जरूरत नहीं है, शिंदे की भी मदद की जरूरत नहीं है। फिर क्या वजह है कि इस शिंदे को रोका नहीं जा रहा है? ये शिंदे असल में महसूस कर रहे हैं लगातार कि उनको इस सरकार में उपेक्षा हो रही है। लेकिन उपेक्षा होना एक बात है, बात मुख्य ये है कि उन्हें शह कौन दे रहा है? क्या ऊपर से उन्हें शह दिया जा रहा है कि वो कुछ भी करते रहें, बोलते रहें, और इससे जो महाराष्ट्र सरकार की फजीहत होती रहे? ये बहुत अरसे से माना जा रहा है कि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को अपना एक प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। जब मोदी जी कुर्सी खाली करेंगे, जब कभी भी, तब कौन मुख्य प्रधानमंत्री होगा? तो मुख्य रूप से 2-3 दावेदारों के नाम आते थे। योगी आदित्यनाथ हैं, इधर देवेंद्र फडणवीस उभर के आए, नितिन गडकरी का तो आप जानते ही कि क्या हाल कर दिया गया है, और राजनाथ सिंह इस होड़ में कहीं दिखते नहीं हैं। तो अमित शाह बहुत चतुर, बहुत घाट, बहुत तिकड़मी खिलाड़ी हैं, और उन्होंने धीरे-धीरे योगी आदित्यनाथ को कमतर करना शुरू किया था और एक हद तक उनको कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस चूंकि
नागपुर की पसंद है, आरएसएस की पसंद है, ब्राह्मण है, आरएसएस के से उनके गहरे रिश्ते हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस से एक खतरा अमित शाह को दिखता है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में बहुत सारे धन्ना सेठ बैठते हैं, कारपोरेट्स हैं मुंबई में, और वो देवेंद्र फडणवीस को बैक कर सकते हैं। जिस तरह से मोदी को गुजराती कारपोरेट्स ने बैक किया, अडानी और अंबानी ने, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने रिश्ते कारपोरेट से बना के रखे हैं। तो एक ये खुला ढका हुआ चैलेंज है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और देवेंद्र फडणवीस उनके लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दो स्तरों पर लड़ाई चल रही है। एक स्तर वो है जिसमें शिंदे अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, अपनी अपनी नियंत्रण बनाए रखने के लिए और आगे की राजनीति में अपने को सशक्त बनाने के लिए लड़ रहे हैं महायुति के अंदर। लेकिन वो अमित शाह की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अमित शाह के लिए भी काम कर रहे हैं, और मुकेश उनका सर, काम यही। जी, एकनाथ शिंदे क्या काम कर लेंगे? जरूरत है नहीं, 57 सीटें आसपास सीटें हैं, बहुमत उनके पास पहले बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी को ही जरूरत क्यों होगी? अमित शाह को भी जरूरत शिंदे की क्यों होगी? भाई मैंने कहा ना कि अमित शाह को शिंदे की जरूरत इसलिए है कि देवेंद्र फडणवीस के पर कतरने हैं, उनका कद कैसे छोटा करेंगे? करना है। अगर एकनाथ शिंदे ऐसे जितना बोलते रहेंगे तो क्या कर लेंगे फिर? ये अलोकप्रिय होंगे ना, देवेंद्र फडणवीस ठीक से सरकार नहीं चला पाएंगे, झगड़े होंगे, उनकी छवि प्रभावित होगी, उनके बारे में राय ये बनेगी कि ये गठबंधन को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे अगर बार बार इसी तरह का माहौल बनता रहा। तो एक पूरी इमेज पर असर पड़ता है। एक स्मूथली जो सरकार रन करने का श्रेय मिलता है आपको, वो नहीं मिलेगा। तो ये एक, और लगातार खचपच होती रहेगी तो हो सकता है 2-2.5 साल के बाद ये हो कि अब बदला जाए देवेंद्र फडणवीस को। अगर इसी तरह से लगातार बयानबाजी चलती रही, एक दूसरे पर हमले करते रहे, एक दूसरे को मतलब अब राम रावण वाली बात तक पहुंच गई है अगर ये लड़ाई, तो आप समझ सकते हैं लंका जलाने की बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। लंका मतलब शिंदे सेना को जलाने की बात कर रहे हैं वो। ये बहुत आगे तक चली गई लड़ाई। तो अगर ये लड़ाई लड़ाई तो आगे, इसीलिए तो और जी, ज्यादा हो रही है, पार्टी तोड़ना चाहते हैं फडणवीस शिंदे की पार्टी को। यही तो शुरुआत से आरोप यही लगाए गए, तो वो सोच रहे हैं लंका जला देंगे मतलब तुम्हारी पार्टी ही तोड़ देंगे। और जब चुनाव हुआ था, सीएम नहीं बनाया गया था, तब भी तो यही कहा गया था कि शिंदे के अब कितने दिन हैं पार्टी बचने के, कब खत्म हो जाए, कब फेंका जाएगा। और वही नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है सेम। इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिंदे सेना का कुछ ना कुछ असर मुंबई बृहद नगर पालिका में भी है। जो मुंबई महापालिका के चुनाव होने हैं, उसकी छटपटाहट भी इसमें है। इसमें ये दबाव बनाने की भी कोशिश है कि जब मुंबई के चुनाव होंगे तो सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, शिंदे सेना का क्या शेयर होगा, वो भी उसका एक हिस्सा है। और शिंदे से छुटकारा तो पाने की कोशिश करेंगे तोड़फोड़ के जरिए, तो वो और नुकसानदेह होगी, क्योंकि फिर उसमें से बहुत सारे लोग छिटक के वापस अगर मूल शिवसेना में चले गए, उद्धव सेना में चले गए, तो एक और प्रतिद्वंदी मजबूत होगा। और ये बीजेपी की छवि को बहुत खराब करेगा ना, कि आप अपने सहयोगी दलों को किस तरह से धोखा देते रहते हैं। तो ये नहीं चाहता, ना नागपुर चाहता है, ना मोदी जी चाहते हैं, ना हाईकमान चाहता है। तो ये तो नहीं चाहते हैं कि शिंदे को तोड़-फोड़ दिया जाए, बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए, लाचार कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए। ये मकसद नहीं है। इसलिए ये लड़ाई हो रही है। रोकना चाहते तो 2 मिनट में मोदी शाह रोक सकते हैं शिंदे को। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उनके लिए। इतनी सारी एजेंसियां हैं और शिंदे इतने सारे ऐसे आपराधिक आरोपों से घिरे हुए हैं कि ईडी और इनकम टैक्स कभी भी उनको धर दबोचेगी, कभी भी कर सकती है। बल्कि इसी बल पर उनको खींचकर इधर भी लाया गया था। तो ये सब लोग जानते हैं ये बातें। कोई शिवसेना के अंदर फूट की बात एक अलग बात है, लेकिन टूट की बात का आधार दूसरा था। तो सवाल यही है, मुख्य रूप से चुनौती यही है, मुख्य सवाल यही है कि अगर साल भर से महाराष्ट्र सरकार में
ये जंग चल रही है तो हाई कमान इसे खत्म क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसका कोई इंटरेस्ट है इसको चलते रहने देने में? किसका इंटरेस्ट है? सबसे बड़ी बात किसी भी विवाद में तो यही उठती है ना, उठता है कि को किसका किसका स्वार्थ सध रहा है इस लड़ाई में? और वो एक ही व्यक्ति मुझे लग रहा है, अमित शाह। क्योंकि वहां तो न शिंदे का स्वार्थ सध रहा है और न ही देवेंद्र फडणवीस का सध रहा है। शिंदे तो अपनी पार्टी को, अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश में है कि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, अब इससे भी कहीं बुरी स्थिति ना कर दें देवेंद्र फडणवीस, तो वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन इधर की फाइट, जो बड़ी फाइट है, दिल्ली की फाइट है, वो दूसरे स्तर पर लड़ी जा रही है। मुकेश सर, तो यहाँ पर तो बात सीधे आरएसएस पे आ जाती है। फडणवीस आरएसएस के खास हैं और योगी को भी आरएसएस ने ही बचाया था। अमित शाह खत्म करने पे लगे पे थे, दोबारा सीएम बनाने की बात भी नहीं हो रही थी। सीएम बनाए गए, बोला कि पर नहीं कतरने दिया आरएसएस ने। और इधर फिर चला कि 2024 इलेक्शन में ही जेपी नड्डा ने जो बयान दे दिया कि जरूरत नहीं है आरएसएस की, तो लगा कि आरएसएस और बीजेपी के और मोदी के बीच चल रही है, खींचतान चल रही है। फिर धीरे धीरे मोदी झुकते हुए नजर आए कि आरएसएस को बड़ा भाई बताने लगे। तो अब इस बीच में आरएसएस चाहेगा कि अमित शाह ये काम करें, या वो जो काम कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, तो फिर इनके पर कतरे जाएंगे मोदी जी के बाद, क्योंकि ये सोच रहे हैं पीएम बनना, फिर कुछ अलग खेल हो जाएगा और बहुत ये उल्टा दांव पड़ेगा इनका सब। वो अमित शाह ऐसी स्थिति निर्मित कर देते हैं, करना चाहते हैं जिसमें आरएसएस कोई के रहेगा पास कोई विकल्प न बचे। और हम्म। वो उसी तरह से ताकतवर हो जाना चाहते हैं कारपोरेट की मदद से और पार्टी पर अपने नियंत्रण के जरिए और दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लेकर। तो वो एक स्तर पर नहीं, बहुत स्तर पर काम कर रहे होंगे। वो बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, घात खिलाड़ी हैं, पता नहीं किसकी किसकी फाइलें वो इकट्ठी कर रहे होंगे और कब इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप समझिए वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आरएसएस नागपुर में बैठ के क्या कर लेगा? अगर आप देवेंद्र फडणवीस पे कोई बड़ा आरोप लग गया इस बीच में करप्शन का या किसी तरह का, तब क्या होगा? वो ये मोहरा भी आरएसएस का गिर जाएगा और 2027 के चुनाव तक अभी योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होता है ये भी आप इस बारे में निश्चिंत मत रहिए। तो बहुत खेल खेले जा रहे हैं पर्दे के पीछे से और इनका सबसे बड़ा खिलाड़ी अमित शाह है। अमित शाह कर रहे हैं ये खेल। मोदी जी तो मगन है अपने यहाँ मूर्ति का उद्घाटन करने में, वहां झंडा फहराने में या विश्व भ्रमण में। लेकिन अमित शाह की निगाह केवल बिल्कुल उसी कुर्सी पर लगी हुई है। सारा खेल, सारी बिसात उन्होंने उसी के लिए बिछाई हुई है। बिल्कुल, तो इस पे ये तो बीजेपी के अंदर की लड़ाई है और बाकी देश की सियासत की दूसरी बात है। लेकिन कुल मिलाकर अमित शाह की जो अभी मुकेश जी ने बताया कि कितने घात खिलाड़ी हैं और क्या क्या कर रहे होंगे, तो फडणवीस के मामले में भी ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि फडणवीस को कमजोर करने के लिए, अब देखते हैं फडणवीस को कमजोर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अभी तक तो नहीं कर पाए। समीकरण तो बनाए थे, अब देखते हैं 2027 में और यहाँ महाराष्ट्र में जो भी होता है हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।